हेलो फ्रेंड्स, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। आज हम यूएस टैक्स कोड के एक ऐसे हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जो हर किसी पर असर डालता है, पर जिसे समझते बहुत कम लोग हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं फाइलिंग स्टेटस और रेजिडेंसी रूल्स की। ये सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, बट ट्रस्ट मी ये बहुत लॉजिकल हैं। हाँ, और एनरोल्ड एजेंट की परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से लेकर हर टैक्स पेयर के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये नियम उनके टैक्स बिल को कैसे बदल सकते हैं। और चिंता मत कीजिए, हम इन जटिल नियमों को बहुत ही सरल उदाहरणों और कुछ रियल लाइफ कहानियों से समझेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट आसानी से याद हो जाए। फैंटास्टिक। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मेरा पहला सवाल फाइलिंग स्टेटस को लेकर है। पूछिए। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर ये फाइलिंग स्टेटस चुनना इतना जरूरी क्यों है? क्या इससे सच में किसी के टैक्स पर कोई बड़ा फर्क पड़ता है? ये सवाल ही सबसे जरूरी है। फाइलिंग स्टेटस सिर्फ एक बॉक्स नहीं है, ये आपके पूरे टैक्स रिटर्न की नींव है। अच्छा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए, दो दोस्त हैं, राहुल और प्रिया। दोनों की एनुअल इनकम मान लीजिए $80,000 है। ओके, दोनों की आय बराबर है। हाँ, राहुल सिंगल फाइल करता है, वहीं प्रिया जो अपनी माँ और अपने बच्चे के साथ रहती है और घर का ज्यादातर खर्चा उठाती है, वो हेड ऑफ हाउस होल्ड फाइल करती है। हम्म। साल के अंत में सेम इनकम होने के बावजूद प्रिया का टैक्स राहुल से काफी कम होगा, वाओ, ऐसा क्यों? क्योंकि हेड ऑफ हाउस होल्ड की स्टैंडर्ड डिडक्शन ज्यादा होता है और टैक्स ब्रैकेट्स भी ज्यादा फायदेमंद हैं। तो मतलब फाइलिंग स्टेटस सिर्फ एक चेकबॉक्स नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक टूल है। एग्जैक्टली। ये आपके टैक्स रिटर्न का मास्टर की है। ये चार मुख्य चीजें तय करता है। क्या क्या? 1. आपके टैक्स रेट्स। 2. स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि। 3. फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब किसे रिटर्न फाइल करना है। और 4. कई टैक्स क्रेडिट्स की एलिजिबिलिटी। गॉट इट। और इसमें सबसे दिलचस्प नियम यह है कि आपका मैरिटल स्टेटस पूरे साल का नहीं देखा जाता। तो फिर कब का देखा जाता है? IRS सिर्फ एक दिन देखता है, December 31st। साल का आखिरी दिन। हाँ, अगर आप साल के आखिरी दिन शादीशुदा हैं, तो आप पूरे साल के लिए शादीशुदा माने जाएंगे, भले ही आपकी शादी 30 दिसंबर को ही क्यों ना हुई हो। दैट्स फैसिनेटिंग। तो कुल कितने तरह के फाइलिंग स्टेटस होते हैं और वे कौन-कौन से हैं? IRS ने इसे 5 मुख्य भागों में बांटा है। 5, ओके। पहला है सिंगल, दूसरा मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, जिसे हम सब MFJ कहते हैं। एमएफजे, राइट। तीसरा मैरिड फाइलिंग सेपरेटली यानी MFS। चौथा हेड ऑफ हाउस होल्ड या HOH। और पांचवा क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस, जिसे QSS भी कहते हैं। क्यूएसएस, ठीक है। यहाँ एक और बात जानना जरूरी है। कुछ राज्य जैसे कोलोराडो, आयोवा, कैंसस, मोंटाना, ओक्लाहोमा और टेक्सास ये कॉमन लॉ मैरिज को मान्यता देते हैं। अच्छा, तो अगर राज्य आपको शादीशुदा मानता है? तो IRS भी आपको टैक्स के लिए शादीशुदा ही मानेगा। ओके। और एक और संवेदनशील नियम, अगर साल के दौरान किसी के जीवन साथी की मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें उस साल के लिए मैरिड ही माना जाता है, जब तक कि वे उसी साल दोबारा शादी न कर लें। चलिए, अब सिंगल, एमएफजे और एमएफएस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सिंगल तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगता है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो साल के अंत में अनमैरिड, लीगली सेपरेटेड या डिवोर्स्ड हैं। पर एमएफजे और एमएफएस के बीच का चुनाव ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। एमएफजे में सबसे ज्यादा फायदे हैं, तो कोई जानबूझकर एमएफएस क्यों चुनेगा? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। MFJ वाकई ज्यादातर कपल्स के लिए बेस्ट है। मान लीजिए अजय और नेहा शादीशुदा हैं, सिर्फ अजय काम करता है और नेहा की कोई आय नहीं है। ठीक है। सबसे ज्यादा फायदे मिलेंगे। राइट, क्योंकि उनकी इनकम और डिडक्शंस कंबाइन हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक शर्त है, दोनों टैक्स के लिए जॉइंटली एंड सिवियरली लायबल होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो IRS दोनों से टैक्स वसूल सकता है, किसी एक से भी या दोनों से। अच्छा, तो एमएफएस का रोल यहीं आता है, एक तरह की फाइनेंशियल फायरवॉल बनाने के लिए। एग्जैक्टली। मैं आपको एक असल कहानी बताता हूँ। एक कपल था जिसमें पति पर बिजनेस की वजह से पुराना टैक्स का कर्ज था। पत्नी एक सैलरीड एम्प्लॉई थी और उसे हर साल अच्छा खासा रिफंड मिलता था। अगर वो MFJ फाइल करते तो IRS पत्नी के रिफंड को सीधे पति के कर्ज को चुकाने में लगा देता। ओह, ओके। उन्होंने MFS फाइल करने का फैसला किया। इससे उन्होंने ज्यादा टैक्स तो भरा, लेकिन पत्नी का रिफंड सुरक्षित रहा। तो एमएफएस अक्सर लायबिलिटी को अलग करने के लिए चुना जाता है। हाँ, पर इसके नुकसान बहुत बड़े हैं। जैसे कि? हायर टैक्स रेट्स, कई महत्वपूर्ण क्रेडिट्स नहीं मिलते।
कैपिटल लॉस की सीमा भी आधी यानी सिर्फ $1500 रह जाती है। MFJ में $3000 होती है, राइट? करेक्ट। और स्टूडेंट लोन इंटरेस्ट डिडक्शन भी नहीं मिलता। इससे मुझे एक सवाल याद आया। लोग कभी-कभी गलत स्टेटस चुन लेते होंगे, तो क्या एक बार फाइल करने के बाद इसे बदला जा सकता है? हाँ, लेकिन इसमें भी नियम है। क्या नियम है? अगर आपने MFJ फाइल किया है और अब MFS में बदलना चाहते हैं, तो आपके पास ज्यादा समय नहीं है। या आप सिर्फ रिटर्न फाइल करने की ओरिजिनल ड्यू डेट, जो आमतौर पे अप्रैल 15 होती है, तक ही कर सकते हैं। वाओ, दैट्स स्ट्रिक्ट। इट इज। एक बार वो तारीख निकल गई तो आप उस साल के लिए MFS नहीं चुन सकते। और अगर MFS से MFJ में बदलना हो तो? वो ज्यादा आसान है। IRS आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आप फॉर्म 1040X अमेंडेड रिटर्न फाइल करके ऐसा कर सकते हैं। और इसकी टाइम लिमिट क्या है? इसके लिए आपके पास ओरिजिनल ड्यू डेट से 3 साल का समय होता है। चलिए अब हेड ऑफ हाउस होल्ड की बात करते हैं। HOH के बारे में बहुत सुना है। इसके लिए कौन योग्य है और इसके नियम क्या है? HOH सिंगल स्टेटस से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए 3 मुख्य शर्तें हैं। 3 कंडीशंस, ओके। 1, आप साल के अंत में अनमैरिड या कंसिडर्ड अनमैरिड हों। 2, आपने घर को बनाए रखने का आधे से ज्यादा खर्च उठाया हो। मतलब रेंट, मॉर्गेज, यूटिलिटीज वगैरह। हाँ। एंड 3, एक क्वालिफाइंग पर्सन जैसे आपका बच्चा आपके साथ साल में 6 महीने से ज्यादा रहा हो। तीनों शर्तें पूरी होनी चाहिए? हाँ, तीनों। इसे एक उदाहरण से समझिए। सीमा एक सिंगल माँ है जो अपने 10 साल के बेटे के साथ रहती है और घर का 60% खर्च उठाती है। वह HOH के रूप में फाइल कर सकती है और सिंगल की तुलना में ज्यादा टैक्स बचा सकती है। सिंपल इनफ। मोस्टली यस। लेकिन इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प एक्सेप्शंस हैं। जैसे डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल रूल है। वो क्या है? एक कहानी सुनाता हूँ। एक बेटा है जो दूसरे शहर में रहता है और अपनी माँ के रिटायरमेंट होम का सारा खर्चा उठाता है। भले ही माँ उसके साथ नहीं रहती, वो बेटा HOH फाइल कर सकता है। ऐसा कैसे? क्वालिफाइंग पर्सन का साथ रहना तो जरूरी है। डिपेंडेंट पेरेंट्स के केस में नहीं। नियम ये कहता है कि अगर आप अपने आश्रित माता पिता के घर का आधे से ज्यादा खर्च दे रहे हैं तो उनका आपके साथ रहना जरूरी नहीं है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आपने कंसिडर्ड अनमैरिड का भी जिक्र किया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक शादीशुदा व्यक्ति भी HOH फाइल कर सकता है। Really? हाँ, अगर उसका जीवन साथी साल के आखिरी 6 महीनों में एक दिन भी घर में नहीं रहा हो और वो अपने बच्चे का मुख्य अभिभावक हो और घर का आधा से ज्यादा खर्च उठा रहा हो। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है उन लोगों के लिए जो लीगली डिवोर्स नहीं है पर अलग रह रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आते हैं क्वालिफाइंग सर्वाइविंग स्पाउस यानी QSS पर। ये स्टेटस क्या है? ये बहुत कम सुनने में आता है। IRS इस मुश्किल समय में थोड़ी राहत देता है इस स्पेशल स्टेटस के जरिए। कैसे काम करता है ये? उदाहरण के लिए, रोहित की पत्नी का 2023 में निधन हो गया और उनका एक छोटा बच्चा है। ओके। तो मृत्यु के वर्ष में यानी 2023 के लिए रोहित MFJ ही फाइल करेगा। ठीक है। लेकिन उसके बाद के केवल 2 टैक्स वर्षों तक यानी 2024 और 2025 में अगर रोहित दोबारा शादी नहीं करता और अपने डिपेंडेंट बच्चे की देखभाल करता है तो वो QSS फाइल कर सकता है। हाँ, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसे MFJ वाले ही टैक्स रेट्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलते हैं जो HOS से भी बेहतर हैं। तो ये एक तरह का ट्रांजिशनल स्टेटस है जो 2 साल तक MFJ के फायदे देता है। बिल्कुल। तो प्रोग्रेशन कुछ ऐसा होगा। मृत्यु का साल MFJ, अगले 2 साल QSS और उसके बाद HOH या सिंगल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। एब्सोल्युटली परफेक्ट। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। इट्स अ ब्रिज टू हेल्प द सर्वाइविंग स्पाउस एडजस्ट फाइनेंशियली। दैट्स अ ब्रिलियंट समरी। फाइलिंग स्टेटस के नियम तो अब काफी साफ हो गए हैं। अब रेजिडेंसी पर आते हैं। लेट्स डू इट। जो लोग US के नागरिक नहीं हैं, उनका टैक्स स्टेटस कैसे तय होता है? ग्रीन कार्ड और वीजा का इसमें क्या रोल है? दैट्स द परफेक्ट ट्रांजिशन। टैक्स की नजरिए से US में हर नॉन सिटीजन, जिसे हम एलियन कहते हैं, 3 में से एक कैटेगरी में आता है। रेजिडेंट एलियन, नॉन रेजिडेंट एलियन या ड्यूअल स्टेटस एलियन। और यहाँ एक जरूरी बात यह है कि टैक्स रेजिडेंसी और इमिग्रेशन स्टेटस 2 अलग-अलग चीजें हैं, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल सही। तो इन तीनों में मुख्य अंतर क्या है? अंतर बहुत बड़ा है। रेजिडेंट एलियंस पर US सिटीजन्स की तरह ही उनकी वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगता है। मतलब दुनिया में कहीं भी कमाएं, US में टैक्स देना हो। करेक्ट। वही नॉन रेजिडेंट एलियंस पर सिर्फ उनकी US सोर्स इनकम पर टैक्स लगता है, यानी वो पैसा जो उन्होंने US के अंदर कमाया है। तो कोई व्यक्ति रेजिडेंट एलियन कैसे बनता है? IRS इसे जांचने के लिए क्या तरीके अपनाता है? IRS के पास इसके लिए 2 बहुत ही क्लियर टेस्ट्स हैं। जब तक कोई एलियन इन दोनों में से एक भी टेस्ट पास नहीं कर लेता,
उसे नॉन रेजिडेंट ही माना जाता है। ओके, तो वो 2 टेस्ट कौन से हैं? पहला है ग्रीन कार्ड टेस्ट। ये तो नाम से ही साफ है। हाँ, बहुत सीधा है। अगर आपके पास साल में किसी भी समय लीगल परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड है, तो आप ऑटोमेटिकली टैक्स के लिए यूएस रेजिडेंट हैं। और दूसरा टेस्ट? दूसरा टेस्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, द सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट या एसपीटी। ये दिनों की गिनती का खेल है। और ये एसपीटी कैसे काम करता है? इसके 2 हिस्से हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है। पहला, आप करंट ईयर में यूएस में कम से कम 31 दिन रहे हों, एंड दूसरा, आप एक 183 दिन के फॉर्मूले को पूरा करते हो जो पिछले 3 सालों को देखता है। ओके, 183 दिन का फॉर्मूला, इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। जरूर। फॉर्मूला इस तरह है, करंट ईयर में बिताए गए सभी दिन प्लस पिछले साल बिताए गए दिनों का 13th प्लस उससे पिछले साल बिताए गए दिनों का 16th। अगर इन सब का जोड़ 183 दिन या उससे ज्यादा आता है तो आप एसपीटी पास कर लेते हैं। ओके, सो इट्स अ वेटेड एवरेज। करंट ईयर सबसे ज्यादा काउंट होता है। आईआरएस बेसिकली ये पूछ रहा है कि आप यहाँ कितने कंसिस्टेंटली मौजूद रहें। प्रिसाइसली, इट्स अ मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी। लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस? हाँ, कुछ लोगों को एग्जेम्प्ट इंडिविजुअल्स माना जाता है और यूएस में उनके बिताए गए दिन एसपीटी के लिए गिने ही नहीं जाते। जैसे कि कौन लोग? एक कहानी बताता हूँ। एक भारतीय छात्र जो F1 वीजा पर यूएस में पढ़ रहा है, भले ही वो पूरे साल यूएस में रहे, लेकिन अपने पहले 5 कैलेंडर वर्षों के लिए उसके दिन एसपीटी के लिए नहीं गिने जाएंगे। तो वो नॉन रेजिडेंट एलियन ही रहेगा? हाँ, बिल्कुल। इसी तरह टीचर्स जो जे वीजा पर हैं और डिप्लोमैट्स जो ए या जी वीजा पर हैं, उन्हें भी कुछ समय के लिए छूट मिलती है। What about the year someone's status changes? जैसे किसी को साल के बीच में ग्रीन कार्ड मिल जाए, तब क्या होता है? That's where our third category, dual status alien comes in. अच्छा, ये वो व्यक्ति है जो एक ही साल में कुछ समय के लिए नॉन रेजिडेंट और कुछ समय के लिए रेजिडेंट एलियन होता है। उदाहरण के लिए? मान लीजिए किसी को 1 अक्टूबर को ग्रीन कार्ड मिलता है। उस साल 30 सितंबर तक वो नॉन रेजिडेंट था और 1 अक्टूबर से रेजिडेंट एलियन बन गया। ये उसका ड्यूअल स्टेटस ईयर है। तो उस साल टैक्स कैसे लगेगा? नॉन रेजिडेंट पीरियड के लिए सिर्फ यूएस इनकम पर टैक्स लगेगा और रेजिडेंट पीरियड के लिए वर्ल्ड वाइड इनकम पर। और आखिर में यूएस टैक्स ट्रीटीज इसमें कैसे फिट होती हैं? यूएस की कई देशों के साथ टैक्स ट्रीटीज हैं जिनका मुख्य उद्देश्य है डबल टैक्सेशन से बचना। इनसे क्या फायदा होता है? तो ये संधियां नॉन रेजिडेंट एलियंस के लिए कुछ तरह की इनकम जैसे डिविडेंड्स, इंटरेस्ट और रॉयल्टीज पर टैक्स की दर को कम कर सकती हैं या कुछ मामलों में पूरी तरह खत्म भी कर सकती हैं। तो आज की चर्चा को अगर मैं संक्षेप में कहूं, तो आईआरएस का फाइलिंग स्टेटस और रेजिडेंसी का पूरा सिस्टम 2 बुनियादी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कौन से 2 सवाल? पहला, किसी की फैमिली और फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, और दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स से उसका कनेक्शन क्या है। That's a brilliant summary. बिल्कुल सही। हमने 5 फाइलिंग स्टेटसेस और उनके महत्व को समझा, एचओएच और क्यूएसएस के विशेष लाभों को देखा और रेजिडेंसी तय करने वाले ग्रीन कार्ड और सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेक्स्ट को डिटेल में जाना। ये नियम जटिल लग सकते हैं, लेकिन सही जानकारी से कोई भी अपने टैक्स को बेहतर ढंग से प्लान कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट नोइंग द रूल्स ऑफ द गेम। बिल्कुल। एक संक्षिप्त शांत पॉज। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज pays the best interest. Keep learning, keep growing.